वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड वीडियो ऑफ एनपीओ। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बताया था एंट्री है, कैश बेसिस पे होता है। अगर मेरा कैश आया है तो चढ़ा दिया, गया है तो पेमेंट साइड कर दिया। मैंने उसमें प्रॉपर, मेरे पास छोटा ब्लैक बोर्ड है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया था। प्लीज़ रिक्वेस्ट, इट्स अप टू यू, रिक्वेस्ट मानना चाहो या नहीं। 1.3 पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है। आई विल एडवाइज यू ऑल, इसको देखो मत, प्रॉपर अपनी रजिस्टर्स में पेन डाउन करो। कोई वर्ड ना समझ आए उसको हल्के में मत लो। व्हाट्सएप मी इन अ ग्रुप, नॉट इन पर्सनल। व्हाट्सएप करो ग्रुप पे कि मैम इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर एक वर्ड जरूरी है इस चैप्टर में। मूविंग टूवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती। कैश आया चढ़ा दिया, कैश आया पेमेंट साइड उतार दिया, डन। हम उसमें रेवेन्यू और कैपिटल में कोई भेदभाव नहीं करते। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है यार, अगर मान ले मैंने कैपिटल पेमेंट करी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो मेरा कोई खर्चा थोड़ी ना है। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मेरे पास क्या आया? एसेट आया ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा। समझ आया? बट अगर मान ले मैंने बिल्डिंग पे 10,000 का पेंट कराया, वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि मेरा खर्चा है। समझ आया? तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। मतलब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, उनको निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। जो हमारा कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल पेमेंट्स हैं, उनको, उसका इफेक्ट किस में दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। समझ आया? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हम पीएल अकाउंट बनाते थे ना, वैसे है, सेम नहीं है, डिफरेंस है। पीएल अकाउंट कौन बनाता है? नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है? एनपीओ। पीएल में क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलता। क्या निकलेगा? सरप्लस एंड डेफिसिट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा पूरे साल खत्म हो जाता है तब बनाते हैं। मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉट कैपिटल रिसिप्ट्स, विद रेवेन्यू पेमेंट, इट्स नॉट कैपिटल पेमेंट। जो मैंने कैपिटल पेमेंट करी या कैपिटल रिसिप्ट करा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? बैलेंस शीट में। डन। टू डिटरमाइन सरप्लस एंड डेफिसिट। डन। जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट था, कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड हो रहे हैं। दिस इज एन नॉमिनल अकाउंट। हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस पे बनेगा? कैश बेसिस पर। बट ये किस पे बनेगा? एक्रूअल बेसिस पर। मतलब हम इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस सब कुछ इंक्लूड प्लस माइनस करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस भी इंक्लूड करेंगे। क्या डेप्रिसिएशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन कोई पैसा जाता नहीं है, वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। बट वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। डन। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज देयर। पीएल अकाउंट बनाते हुए कोई ओपनिंग क्लोजिंग होता था? नहीं ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होएगा। समझ आया? बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। गाइस, इनकम इस साइड आएगी, इस साइड आएगी। इनकम यहां आएगी, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट हम इंक्लूड करेंगे। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सब के सब इंक्लूड किए जाएंगे, एडजस्टमेंट इंक्लूड की जाएगी। डन। इसके अंदर एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सैलरी आ गई, रेंट आ गया, टू सैलरी टू रेंट, प्लस माइनस वही वाला है अपना 11th वाला कंसेप्ट। डन। तो सैलरी प्लस अगर आउटस्टैंडिंग है
और अगर माइनस अगर मैंने प्रीपेड कर रखी है। बट इस कंसेप्ट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर में कंसेप्ट में थोड़ा फ़र्क है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। डन। अगर तुम पेज नंबर 1.8 पे देख रहे हो इसका फॉर्मेट, तो वही है, कितने इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरियम। ऑनरियम का मतलब क्या है मैं बता चुकी हूँ, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एग्जैक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। डन। ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँगी, आगे बताऊँगी क्या होता है। इनकम में क्या है, बाय सब्सक्रिप्शन। दिस इज़ द वेरी हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं, उनका कंसेप्ट कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो 5 या 6 में बताऊंगी। डन। ऐड और माइनस होता है, क्या चीज़ें ऐड और क्या चीज़ें माइनस होती हैं, आई विल लेट यू नो। देखिए, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जर्नल डोनेशन, लेगेसी डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, अगर गेन हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री रिसिट्स एंड ऐसे ही हमारी ये सारी एक्सपेंडिचर आ गया और ये इनकम आ गई। अगर एक्सपेंडिचर साइड बैलेंस आएगा तो वो सरप्लस कहलाया जाएगा, और अगर इनकम साइड बैलेंस आएगा तो वो डेफिसिट कहलाया जाएगा। डेफिसिट मतलब कमी। डन। अगर हम हाइपोथेटिकल ले, सैलरी 2 लाख, रेंट 3 लाख, कोई भी XYZ 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7, 7.5 लाख हो गए हमारे खर्चे। डन। 7.5 हमारे खर्चे हो गए, 7.5 हमारे खर्चे हो गए और इनकम हमारी हो गई, ये मान लो सब्सक्रिप्शन हुई हमारी 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख, 10 लाख में से 7.5 लाख चले गए, तो हमारा सरप्लस कितना बच गया, 2.5 लाख। डन। अब ये 2.5 लाख प्रॉफिट नहीं है, इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको सरप्लस कहेंगे। ठीक है, कि हमारे पास 2.5 लाख सरप्लस हो गया, और अगर कमी रही मतलब इनकम कम रही और एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो डेफिसिट कहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और ये दोनों कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, कैपिटल में, फंड में ऐड या माइनस, जैसे हम पहले करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अमाउंट आता था वो हम बैलेंस शीट में प्लस माइनस करते थे, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो कैपिटल फंड में प्लस या माइनस हो जाएगा। डन। डेफिसिट या सरप्लस, इतनी बात समझ आई। इसका फॉर्मेट प्रॉपर 1.8 पेज पे है। प्लीज़ 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 सी टू इट एंड मेक दैट format in your notebook with your hands. Now we are proceeding towards ILS 4 page 1.8. देखो अब इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर लिखते हैं और फॉर द ईयर एंडेड भी लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यहाँ पर लिखेंगे one side we have to make expenditure and the other side we have to make income. तो यहाँ पर क्या आएगी, डेबिट साइड क्या आते हैं, खर्चे, और क्रेडिट साइड क्या आते हैं हमारे, इनकम। प्लीज़ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करके इनकम एक्सपेंडिचर मत लिखना, एक्सपेंडिचर एंड इनकम होते हैं। तो पहली चीज़ देखते हैं क्या लिखी हुई है। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 380। फीस मिली कितनी है, इनकम है ना, कुछ आया है, बाय फीस कलेक्टेड कितनी है, 3,80,000। बट वो क्या कह रहे हैं, क्या ये 380 के 380 मेरे इस साल के हैं, नहीं ना, 80,000 पिछले साल के हैं। अब 80,000 की एडजस्टमेंट क्या होगी, प्लस 80,000 हो या माइनस, पिछले साल के है ना, इस साल से रिलेट नहीं करते, तो मैं माइनस कर दूंगी क्या, फीस 80,000। डन। 80,000 माइनस करके मेरा इसमें आंसर आ जाएगा 380 में से 80 गया, 80, 3 लाख। डन। लेकिन नेक्स्ट में लिखा हुआ है फीस आउटस्टैंडिंग है इस साल की, तो आउटस्टैंडिंग इस साल की है ना, मुझे मिलनी चाहिए थी 10,000 रुपये, बट मिली नहीं है, तो वो ऐड कर दूंगी, तो 3 लाख आ गए। 380 माइनस 80 प्लस 10,000। समझ आया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट इंक्लूड होती है, हम सिर्फ वो वाला अमाउंट लेते हैं जो हमारा इस साल से रिलेटेड है।
पिछले अगले कोई भी साल हो उससे हमें लेना देना नहीं है। इस साल अगर जो आउटस्टैंडिंग है वो मुझे मिलना चाहिए था तो वो प्लस, और अगर मैंने कोई अगले साल का दे दिया है तो वो माइनस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 28,000। तो सैलरी मेरी 28,000 गई है। पहले तो मैंने लिख दिया भाई सैलरी मेरी गई 28,000, लेकिन इस 28,000 में से 3,000 की आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस ईयर की। तो क्या वो प्रीवियस ईयर का मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखूंगी ऑफ द प्रीवियस ईयर, 3,000 माइनस कर दूंगी। डन। अब ना नीचे ही एंट्री दी हुई है कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये। इस साल तो मुझे देनी चाहिए थी 1,000 रुपये, वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या करूँगी, प्लस जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी जो मैंने पे करी वो मैंने माइनस कर दी, जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है वो मुझे पे करनी चाहिए थी तो वो मैं प्लस करूँगी। तो प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर 1,000। तो कितना आंसर आ गया, 28 में से 3 गया, 25 एंड 26,000। डन, 26,000। अब नॉर्मल दिए हुए हैं, ये वाला पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ, सैलरी वाला 28,000 माइनस 3,000 और प्लस 1,000 क्यों हुआ। आउटस्टैंडिंग दोनों है लेकिन आउटस्टैंडिंग का फ़र्क है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग और इस साल की। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द अदर एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं हमें। एंटरटेनमेंट कितना दिया हुआ है, ये 3,000। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000, मीटिंग एक्सपेंस 18,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6,000, जिसमें कोई बस खर्चे दिए हुए हैं, हमें पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बस मैं वो डाल रही हूँ, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, अब इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, 29,000। अब सुनो मेरी बात, 29,000 की मैंने बुक्स खरीदी, बट ये बुक्स है जो मेरे हाथ में है, बट पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, जो पीरियड वाइज निकलते हैं, वीकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। बुक्स जो होती हैं वो हमारे लिए एसेट्स होती हैं, तो बुक्स जाती हैं बैलेंस शीट में, बट जो पीरियोडिकल्स होती हैं वो पीरियड वाइज, जो मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, मैं CS हूँ, मैं CS मेरी हर महीने एक पीरियोडिकल आती है, वो क्या है, वो पीरियोडिकल है, वो एसेट नहीं होता। पीरियोडिकल हमेशा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट बुक्स जो होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बुक्स जब हम खर्चा करते हैं तो हमारे एसेट बनता है, वो बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन बुक्स जो होती हैं वो मेरे लिए एसेट्स हैं, तो वो बैलेंस शीट में चली गई, लेकिन पीरियोडिकल्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। क्या मैं समझ आई कि बुक्स और पीरियोडिकल्स में क्या फ़र्क होता है। बुक्स अलग चीज़ हैं और पीरियोडिकल अलग चीज़ हैं। बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, इसलिए एसेट बन जाती हैं, बैलेंस शीट में चली जाती हैं। इसमें मैंने 29,000 का खर्चा करा है ना, बट 29 में से 19,000 की तो बुक्स हैं, तो 19,000 की तो बुक्स जो हो गई वो बैलेंस शीट में चली गई। तो सिर्फ और सिर्फ खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ मेरा, 29 माइनस 19, 10,000। समझ आई, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पीरियोडिकल्स पे खर्चे हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर साइड सिर्फ लाएगा 2 पीरियोडिकल्स। ठीक है, 29,000 माइनस 19,000, 10,000। समझ आया। पीरियोडिकल्स और बुक्स में फ़र्क याद रखना कि बुक्स जो है 19,000 की बैलेंस शीट में चली जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ रेंट पे करा मैंने, ठीक है, रेंट पेड 10,000 नॉर्मल लिख दो। पोस्टेज एंड टेलीफोन पे मैंने खर्चा करा, पोस्टेज एंड टेलीफोन पे मैंने खर्चा कर रखा है, कितना है, 15,000। डन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे मैंने खर्चा कर रखा है 4,000। डोनेशन मुझे रिसीव हुई है 20,000 रिसीव है, तो इनकम हो गई 20,000। डन, 20,000। इनकम को इनकम साइड डाल दिया और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड डाल दिया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमारी नॉर्मल होती थी, कोई आउटस्टैंडिंग ये वो कुछ नहीं, बस जा रहा है पैसा लिख दिया, आ रहा है पैसा लिख दिया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने सिर्फ रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू इनकम लिखी हैं, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। मैंने बुक में से देख के लिख दिया 2,26,000 हमारा क्या आ गया, सरप्लस। समझ आया। और ये सरप्लस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड। नाउ यू आर गेटिंग मी।
अब सैलरी वाली चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये सब के सब डिटेल में भी पढ़ेंगे हम दूसरी वीडियो में। डन। एनीथिंग एल्स? पीरियोडिकल्स याद रखना, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स में कंफ्यूज मत होना। पीरियोडिकल्स हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डन। अब बैलेंस शीट की जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में, या मैं सोच रही हूँ बैलेंस शीट ना करवा के पहले तुम्हें फंड बेस्ड अकाउंट्स करवाऊंगी और उसके बाद करवाऊंगी। तुम्हें ये आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके टुकड़ों में जो वीडियोज़ हैं वो मैं थर्ड में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप तुमको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।